Good morning, students. All student of बी 1757 की क्रांति। आज हम आगे कंटिन्यू करते हुए 1760 ईस्वी में बंगाल की क्रांति के बारे में चर्चा करेंगे। अब 1760 ईस्वी में बंगाल की क्रांति के बारे में प्लासी के युद्ध को बंगाल के इतिहास में पहली क्रांति का नाम दिया जाता है, लेकिन इसके बाद कुछ समय बाद बंगाल में एक और सत्ता में परिवर्तन आया और जिसे बंगाल की दूसरी क्रांति या बंगाल की 1760 की दूसरी क्रांति के नाम से जाना जाता है। मीर जाफ़र का शासन। प्लासी की लड़ाई के बाद मीर जाफ़र बंगाल का नवाब बना। वह साहसहीन व अयोग्य व्यक्ति था, नाम मात्र का नवाब था तथा प्रत्येक कार्य अंग्रेजों के इशारों पर करता था। अंग्रेज उससे लगातार धन हड़पते रहे, वह उसकी लालसा लगातार बढ़ती रही, जिसको पूरा करना भी उसके बस की बात नहीं थी। इसी बात के कारण अंग्रेजों से उसके मतभेद बने। जब तक क्लाइव भारत में रहा तब तक जैसे तैसे करके उसके बीच तालमेल बना रहा, लेकिन क्लाइव का स्वास्थ्य खराब होने के कारण उसे इंग्लैंड लौटना पड़ा। अब वह नवाब में अपने शासन की आंतरिक व बाह्य सुरक्षा करने की हिम्मत भी नहीं थी। इसी कारण अंग्रेजों ने उसे पद से हटाने की सोची और मीर जाफ़र ने अपने प्लासी से पहले के समझौते के अनुरूप अंग्रेज़ों को बहुत सा धन दिया। इससे उसकी आर्थिक स्थिति बुरी तरह से डगमगा गई। उसके पास शाही आवास का खर्चा चलाने तथा सैनिकों के लिए उपयुक्त धन का भी अभाव था। अंग्रेज़ों व मीर जाफ़र के बीच मतभेद पैदा होना। 1759 ईस्वी तक मीर जाफ़र व अंग्रेज़ों के आपस में बुरी तरह से व्यवहार खराब हो चुके थे। अंग्रेज मीर जाफ़र से तंग आ चुके थे। उधर बंगाल की खराब स्थिति का फ़ायदा उठाकर कुछ अन्य शक्तियों ने उस पर आक्रमण करने का फैसला किया। बंगाल पर पहला आक्रमण मुगल सम्राट शाह आलम का था। उसने अवध के नवाब के सहयोग से यह आक्रमण किया। शाह आलम के विरुद्ध स्वयं क्लाइव बंगाल तथा मीर जाफ़र का पुत्र मीरन बिहार की ओर से आगे बढ़ा। शाह आलम को अपने कमज़ोर स्थिति का एहसास था, अतः वह बिना लड़े ही पीछे हट गया और 1759 ईस्वी में ही डचों ने बंगाल पर आक्रमण किया। ये अंग्रेज़ों के विरुद्ध अपनी सुरक्षा व व्यापारिक हित बनाना चाहते थे। बढेरा के युद्ध में डचों की हार हुई तथा अंग्रेज़ों के साथ एक संधि की। इस संधि से नवाब की ओर से मीरन उपस्थित हुआ। इस संधि की मुख्य शर्तें इस प्रकार थी। संधि से अभिप्राय है कि दोनों पक्षों में आपस में सहमति हो और युद्ध नीति टल जाए। लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे कि हर एक संधि में अंग्रेज़ों को ज़्यादा बेनिफिट होता था और किसी न किसी तरीके से वो अपने फ़ायदे की बात करते थे और धीरे धीरे करके वो भारतीय सतह में अपना हस्तक्षेप लगातार आगे बढ़ाते रहे। नवाब डचों को मात्र का व्यापारिक सुविधाएं देगा। डच नवाब व अंग्रेज़ों से कभी युद्ध नहीं करेंगे और ना ही बंगाल में किसी स्थान की किलेबंदी करेंगे। डचों को बंगाल में पटना, कासिम बाज़ार व चिंसूरा में बस्तियां रहेंगी। ये यहाँ पर अधिकतम 125 सैनिक ही रख सकेंगे। डच अपने जहाज़ व सैनिक 6 मास के अंदर बंगाल की सीमा से दूर ले जाएंगे। डच यदि किसी भी तरह से इन शर्तों का पालन नहीं कर पाए तो उनकी संपत्ति जब्त कर उसे सारी सुविधाएं वापस ले ली जाएंगी। इस तरह से भारत में डचों का संबंध इस संधि के माध्यम से समाप्त हो गया। अब अंग्रेज़ों ने मीर जाफ़र पर आरोप लगाया कि इन दोनों आक्रमणों के लिए वह जिम्मेदार है तथा उसने अंग्रेज़ों को बंगाल से निकालने के लिए षड्यंत्र रचा है। नवाब अंग्रेज़ों के इस सवाल का संतोषजनक उत्तर नहीं दे सका। अंग्रेज़ों ने उससे इस युद्धों के लिए क्षतिपूर्ति की भी मांग की, लेकिन उसने असमर्थता व्यक्त करते हुए कहा कि वह तो 100% अंग्रेज़ों पर आश्रित है, तो वह षड्यंत्र किन परिस्थितियों में कर सकता है। क्लाइव के जाने के बाद हाउलवेल इस कंपनी का मुखिया बना। वह बहुत शंकालु तथा झूठा व्यक्ति था, इसीलिए उसने मीर जाफ़र पर कई तरह के दोष भी लगाने शुरू कर दिए थे। अंग्रेज़ों की मीर जाफ़र को हटाने की योजना। मीर जाफ़र व अंग्रेज़ दोनों जल्दी ही एक दूसरे से दुखी रहने लगे थे। मीर जाफ़र अपने पुत्र मीरन की मृत्यु के बाद कुछ विचलित रहने लगा। उधर क्लाइव के बाद हालवेल बंगाल में कंपनी का प्रमुख बन गया तो अंग्रेज़ों ने मीर जाफ़र का उत्तराधिकारी ढूंढना शुरू कर दिया। मीर जाफ़र का दामाद मीर कासिम इस पद के लिए तैयार हो गया। अंग्रेज़ों ने उसे इस पद पर बिठाना स्वीकार किया तथा उसके साथ
भी एक गुप्त संधि की। उसके अनुसार कासिम नवाब बनते ही बद्रवान, मिदनापुर व चिटगांव का क्षेत्र अंग्रेजों को देगा तथा कंपनी का सारा बकाया देगा। इसके अतिरिक्त वह 50,000 पौंड वेसिटॉट को, 27,000 पौंड हॉलवेल को तथा 25,000 पौंड कलकत्ता की काउंसिल के सदस्यों को देगा। इस तरह से अंग्रेजों ने इस समझौते को 1760 ईस्वी में लागू किया। मीर जाफर के स्थान पर मीर कासिम ने नवाब बनाने की घटना बंगाल की दूसरी क्रांति भी कहा जाता है। बक्सर का युद्ध। बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला को 1757 ईस्वी में हराकर अंग्रेजों ने अपने कूटनीति व सैनिक योग्यता का परिचय दे दिया था। यह उनकी सफलता का पहला चरण था और इसके माध्यम से वे किसी भी भारतीय शासक को आसानी से पराजित कर पाएं। यहाँ पर उन्होंने उस नवाब के सलाहकारों को रिश्वत का शिकार बनाकर भारतीयों की एक अन्य कमजोरी को पहचान लिया। इसके बाद उन्होंने इसी प्रयोग को 1760 ईस्वी में दोहराया, परंतु इस बार उन्हें कोई संघर्ष नहीं करना पड़ा। अंग्रेजों ने भारत में सत्ता शक्ति की वास्तविक धुरी और शक्ति अपने आप को बनाया। वे जिसको चाहे बंगाल में शासक बना सकते हैं। 1760 ईस्वी में मीर कासिम बंगाल का नवाब बना। उसने अतीत से कुछ शिक्षा लेते हुए अंग्रेजों से प्रारंभ में ही दूरी बनानी प्रारंभ कर दी। बंगाल की सतह पर से अंग्रेजों की सर्वोच्चता को समाप्त करना चाहता था। इस तरह से अंग्रेज व नवाब के बीच टक्कर हुई। इतिहासकारों में यह घटना बक्सर के युद्ध के नाम से जानी जाती है। इस युद्ध में बंगाल के नवाब के अतिरिक्त अवध के नवाब शुजाउद्दौला व मुगल बादशाह शाह आलम को भी अंग्रेजों के नियंत्रण में ला दिया। कारण। बक्सर की लड़ाई का कोई एक कारण नहीं था, बल्कि 1757 ईस्वी से 1763 ईस्वी के बीच की राजनीतिक घटनाएं थी, जिनका वर्णन इस प्रकार है। राजनीतिक कारण। मीर जाफर सत्ता से हटाने के बाद उसका दामाद मीर कासिम बंगाल का नवाब बना। अंग्रेजों की यह सोच यह थी कि मीर जाफर की तरह वह उन्हें भी दबाव में काम करेगा, वह भी उनके ही दबाव में काम करेगा तथा उनसे वे मन मर्जी का लाभ उठा सकेंगे। उसके बाद किसी न किसी तरह का आरोप लगाकर उससे भी वो राजगद्दी को हथिया लेंगे। परंतु यहाँ स्थिति बिल्कुल विपरीत थी। मीर कासिम ने कंपनी के साथ की गई संधि का पालन कर उनसे दूरी रखने की नीति को अपनाया। वह बहुत योग्य व्यक्ति था। उसने इस प्रकार के प्रशासनिक सुधार किए और नीतियाँ अपनाई जिन पर अंग्रेज शक भी नहीं कर सकते थे तथा जनता का समर्थन आसानी से ले सकता था। उसने ऐसे अधिकारी व कर्मचारियों को हटा दिया जो भ्रष्ट थे तथा फिर से अंग्रेजों के प्रति स्वामी भक्ति रखते थे। उसने सेना का पुनर्गठन किया, सैनिकों को बकाया वेतन देकर उनका समर्थन भी हासिल किया। उसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद में बदलकर मुंगेर बना ली। उसके पीछे उसका एक तर्क यह था कि राजधानी राज्य के बीच में होनी चाहिए। इससे उसके पीछे उसकी नीति अंग्रेजों से दूर जाना व उनकी राजनीतिक गतिविधियों को तेज करना था। वह अपनी सेना को अच्छे हथियारों से लैस करके वह यूरोपीय पत्तियों पर परीक्षण देकर अपनी स्थिति मजबूत करना चाहता था। अतः दोनों के बीच प्रारंभ से ही मनमुटाव शुरू हो गया। शाह आलम की समस्या। मुगल बादशाह आलमगीर द्वितीय की हत्या कर दी गई। इस समय शहजादा अली गौर बिहार में था। वह शाह आलम द्वितीय की उपाधि धारण कर खुद को मुगल बादशाह घोषित करने उन्होंने शाह आलम द्वितीय की उपाधि धारण कर खुद को मुगल बादशाह घोषित कर दिया, परंतु वह दिल्ली जाने से डरता था और उसने 1760 ईस्वी के अंत में वह पटना चला गया तथा अंग्रेजों का समर्थन लिया। शाह आलम को अभी तक बंगाल के नवाब ने शासक या सम्राट के रूप में मान्यताएं नहीं दी थी। अंग्रेजों ने मीर कासिम पर दबाव डाला कि वह उसे सम्राट के रूप में मान्यता दे। मीर कासिम ऐसा करना ठीक नहीं समझ रहे थे, क्योंकि उसे भय था कि स्वयं उसे सम्राट मान लेना तो अंग्रेज सम्राट पर दबाव डालकर उसने बंगाल की दीवानी उससे ले लेंगे। कासिम फिर सम्राट का विरोध नहीं कर सकेंगे। अंग्रेजों ने उस पर दबाव बनाया तो उसे जल्दी मान्यता दे दें, अन्यथा अंग्रेज उसे मान्यता देकर वह कार्रवाई भी करेंगे। अब मीर कासिम
उनसे मिलने पटना गया तथा उनको मान्यता दे दी गई। अब वह शाह आलम का विश्वास पात्र बन गया। इस तरह अंग्रेज अपनी बात तो मनवा गए, लेकिन दोनों के बीच में बहुत ही वैचारिक मतभेद पैदा हो गए। व्यापारिक संबंधी सवाल। अंग्रेजों को बंगाल में कई तरह की सुविधाएं प्राप्त थी। वे अपनी व्यापारिक सुविधा दस्तक प्रणाली का दुरुपयोग करते थे। इससे नवाब को कई तरह की आर्थिक हानि उठानी पड़ती थी तथा भारतीय व्यापारियों को दो प्रकार की तकलीफ़ें होती थी। एक तो वे अंग्रेज़ों की खुशामद करने के लिए मजबूर थे ताकि वे आधा कमीशन बचा सके। दूसरा, उनका माल भी महंगा बिकता था। 1762 ईस्वी में कासिम ने एक दूरगामी फैसला किया। उसके तहत बंगाल में चुंगी समाप्त कर दी गई और नवाब के इस फैसले से आर्थिक तौर पर मामूली नुकसान हुआ, लेकिन राजनीतिक तौर से कई लाभ मिले। अंग्रेज़ों ने कासिम पर दबाव डाला कि वह चुंगी कर लगा दे, परंतु उसने अंग्रेज़ों की बात को मानने से मना कर दिया। अंग्रेज शांति में ढंग से उसे मना नहीं सके तो दूसरे ढंग से अर्थात शक्ति का प्रयोग करने की तैयारी करने लगे। इसमें सबसे इशू ऑफ रामनारायण बंगाल में नवाब का दीवान था। अंग्रेज उसके माध्यम से नवाब के विषय में सारी जानकारी लेते रहे। जैसे कि स्टूडेंट्स, मैंने पहले भी बताया है कि भारत में ये एक उस समय में बहुत एक अजीब सी सिचुएशन थी। षड्यंत्र का काल था और थोड़ी सी पैसे और शक्ति के लालच में वो अपने ही देश के साथ गद्दारी करते थे। नवाब को जब इस बात के बारे में पता चला तो उसने उसको डांट लगाई। रामनारायण को यह भय हो गया कि नवाब उसे कठोर दंड भी देगा। इस कारण वह अंग्रेज़ों के पास चला गया। अंग्रेज नवाब की शत्रुओं को शुरू से ही अपनी शरण देते आए थे। नवाब ने अंग्रेज़ों से इस मामले में बातचीत की तथा रामनारायण को अपनी तरफ वापस भेजने के लिए बोला। अंग्रेज इस प्रकार कभी भी किसी व्यक्ति को वापस नहीं भेजते थे। कासिम ने अपने एक विशेष दूत को अंग्रेज गवर्नर वेसिटॉट के पास भेजा तथा इस प्रकार की स्थिति से अवगत करवाया। वह अंग्रेज गवर्नर कासिम को कोई समस्या मोल नहीं लेना चाहता था। उसने कासिम को यह आश्वासन दिया कि वह रामनारायण को मृत्यु दंड नहीं देगा तथा सेवा में रखेगा। इसके बाद उसे वापस कर दिया गया। यह पहली बार थी कि कोई भारतीय नवाब अपनी बात मनवा सके। उसने रामनारायण को शर्त के अनुसार मृत्यु दंड तो नहीं दिया, परंतु दरबार में काम देने की बजाय उसको पेंशन दे दी ताकि उसकी गतिविधियों की सूचना अंग्रेजों को ना दे सके। अंग्रेज उसकी कूटनीति चाल को समझ गए तथा कासिम को अपना शत्रु मानकर उसको हराने की सोचने लगे। तो स्टूडेंट्स देखो, यहाँ पे बिल्कुल क्लियर है कि मीर कासिम एक बहुत ज़्यादा योग्य व्यक्ति था और मीर कासिम अंग्रेज़ों के दबाव में नहीं आना चाहता था तथा वह उनकी कूटनीतिक चालों को भी अच्छी तरह से पहचानता था। तो जहां उन्होंने देखा कि वह उनके हाथों की कठपुतली नहीं बन सकता है, तो वो दूसरे तरीकों की नीति चलाकर उन्होंने इसको अपने कंट्रोल में करने की कोशिश की। नेक्स्ट पॉइंट, मीर कासिम व अंग्रेज़ों में सैनिक टकराव। अंग्रेजी व्यापार अपनी कंपनी के वरिष्ठ लोगों पर दबाव डाल रहे थे कि मीर कासिम को चुंगी लगाने के लिए मजबूर करें, परंतु कंपनी के पास कोई ऐसा अधिकार नहीं था कि वह नवाब पर दबाव डाले। व्यापारी हर रोज़ के नुकसान से डरे हुए थे। पटना के अंग्रेज फैक्ट्री का अध्यक्ष एलिस था। वह जानबूझकर कोई ना कोई समस्या पैदा करता था। उसका भारतीय व्यापारियों से झगड़ा एक अति सामान्य बात थी। एक दिन भारतीय व्यापारियों ने उससे कहा कि वह अपने व्यापार व कंपनी की गतिविधियों तक ध्यान रखे, नहीं तो वह उसका माल पटना में नहीं जाने देंगे। उसने अपने प्रभाव को दिखाने के लिए पटना पर सैनिक आक्रमण कर कब्जा कर लिया। व्यापारियों ने सारी बात नवाब को बताई। नवाब ने एलिस को हराया तथा 200 अंग्रेज़ों को बंदी बना लिया। अंग्रेज़ों ने वास्तविकता जाने बिना मेजर एडम्स के नेतृत्व में सेना पटना भेजी। इस तरह यह झगड़ा युद्ध में परिवर्तन हो गया। जून 1763 से अगस्त 1763 ईस्वी के बीच उसने नवाब को पराजित कर दिया। नवाब हताश होकर पटना आया तथा उसने सारे अंग्रेज बंदियों को मृत्यु दंड दे दिया। वह स्वयं पटना छोड़कर अवध की ओर गया। अंग्रेजों ने उसे पद से हटाकर मीर जाफर को नवाब बना दिया तथा उसके विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। युद्ध की घटनाएं व स्वरूप।
सही अर्थों में देखा जाए तो यह युद्ध 1763 ईस्वी में ही प्रारंभ हो गया था, लेकिन मीर कासिम इस पराजय को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। वह अवध के नवाब शुजाउद्दौला के पास पहुंचा तथा उसे अपनी सारी बात बताकर सहायता मांगी। मुगल सम्राट शाह आलम भी उस समय वहीं था। तीनों ने स्थिति पर विचार किया तथा प्रत्येक पक्ष के बारे में विचार करने के बाद अंग्रेजों के खिलाफ संयुक्त रूप से लड़ने का फैसला किया। यह संयुक्त सेना पटना की ओर बढ़ी, लेकिन अंग्रेज सेनापति मुनरो के विरोध के कारण उन्हें सफलता नहीं मिली। सामान्य मुठभेड़ों के बाद अंग्रेजों की सेना व इन तीनों की संयुक्त सेना अक्टूबर 1764 ईस्वी में बक्सर नामक स्थान पर मिली, जहां एक निर्णायक युद्ध हुआ। इस युद्ध में अंग्रेज ने इन तीनों को ही पराजित कर दिया। मीर कासिम यहाँ से भाग गया। उसको 1777 ईस्वी में नेपाल में मृत्यु हो गई। शुजाउद्दौला व शाह आलम ने अंग्रेजों के सामने पराजय स्वीकार कर आत्मसमर्पण कर दिया। इसी बीच 1765 ईस्वी में भारत में क्लाइव तीसरी बार भारत आ गया। इस बार वह बंगाल में कंपनी का सर्वेसर्वा था। उसने प्रत्येक स्थिति को ध्यान में रखते हुए युद्ध के बाद 1765 ईस्वी में एक संधि की। इतिहास में यह संधि इलाहाबाद की संधि के नाम से विख्यात है। युद्ध के परिणाम व महत्व। बक्सर का युद्ध प्लासी के युद्ध से भी अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इस युद्ध में एक बहुत ज़्यादा योग्य व्यक्ति को, मीर कासिम व्यक्ति को, और उसके साथ साथ शाह आलम को, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और शाह आलम को भी, मतलब शाह आलम और शुजाउद्दौला को तो आत्मसमर्पण करना पड़ा और मीर कासिम को अपना राजपाट त्यागना पड़ा। तो इसके बाद जैसे बक्सर का युद्ध प्लासी के युद्ध से भी अधिक महत्वपूर्ण था, क्योंकि प्लासी का युद्ध अंग्रेजों ने षड्यंत्र से जीतकर मात्र बंगाल पर कब्जा किया था, लेकिन अब उनके सामने भारत के मुगल सम्राट शाह आलम ने समर्थन कर दिया था। अब उनकी आकांक्षाएं और ज़्यादा बढ़ गई। इलाहाबाद की संधि के माध्यम से उन्होंने इसे पूर्ण करने का प्रयास किया। अब देखो, मीर जाफ़र स्थायी तौर पर बंगाल का नवाब मान लिया। अंग्रेज़ों ने फैसला कर लिया कि उससे कमज़ोर व्यक्ति हमें नवाब के तौर पर नहीं मिल सकता। अवध के नवाब को इस युद्ध के लिए जिम्मेदार ठहराया गया तथा उस पर 50 लाख रुपए का युद्ध क्षतिपूर्ण का जुर्माना लगाया गया। उसे इलाहाबाद व कड़ा का क्षेत्र भी ले लिया गया। मुगल सम्राट के साथ अंग्रेजों ने बहुत सम्मानजनक व्यवहार किया। उसे मान सम्मान सहित भारत का सम्राट स्वीकार किया। अंग्रेजों ने अवध के नवाब के लिए हुए कड़ा व इलाहाबाद के क्षेत्र उसे दिए तथा 25 लाख रुपए प्रति वर्ष भी देना स्वीकार किया। सम्राट भी अंग्रेजों की कृपा दृष्टि से बेहद खुश हुए। वह अंग्रेजों को बंगाल, बिहार व उड़ीसा की दीवानी का कर एकत्रित करने का अधिकार उनको दे दिया। ये स्टूडेंट्स देखो, आपको क्लियर हो रहा है कि उन्होंने चाहे अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए या सेफ रखने के लिए धीरे धीरे कैसे अपने आप से कितने सारे अधिकार अंग्रेजों को सौंप दिए और कितने सारे भारत के क्षेत्र बिल्कुल आसानी से अंग्रेजों के प्रभाव में आ गए। इस युद्ध के बाद की संधियों से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि मुगल सम्राट व अवध का नवाब अंग्रेजों के कृपा पात्र बन गए। वे यह युद्ध कई दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण था। इस युद्ध के महत्व पर बक्सर के युद्ध के दीर्घकालिक व गौण परिणाम बहुत महत्वपूर्ण थे। अंग्रेजों के इस युद्ध विजय के कारण मुगल सम्राट उनसे मिल गया व उनका विश्वास पात्र भी बन गया था। दिल्ली के वजीर के भय से शाह आलम डरता था। वह अंग्रेजों के सहयोग से दिल्ली आने में सफल रहा। सही अर्थों में मुगल सम्राट नहीं बल्कि अंग्रेज दिल्ली आ चुके थे। निस्संदेह बक्सर ने प्लासी के अधूरे कार्यों को पूरा किया तथा अंग्रेजों को भारत पर राज करने का रास्ता और एक तरह से बिल्कुल यहाँ की पूरी बागडोर उनको सौंप दी। अब उन्हें इस धन रूपी सागर से लाभ कमाना ही बाकी रह गया था और धीरे धीरे कैसे उन्होंने भारत के इन क्षेत्रों पर अपना प्रभाव स्थापित कर लिया। तो स्टूडेंट्स, आज ये यहाँ पर हम जैसे आज हमने अभी पढ़ा कि 1757 का जो युद्ध हुआ था और उस लड़ाई के बाद जो बक्सर का युद्ध हुआ था,
इस युद्ध ने उनकी जो महत्वाकांक्षाएं थी और ज़्यादा बढ़ चुकी थी, और अब इस युद्ध ने उनके प्रभाव क्षेत्र को बढ़ाने में अंग्रेज़ों के हौसले और भी ज़्यादा बढ़ गए। और अब उनके लिए मतलब ये बहुत ज़्यादा कठिन कार्य नहीं था, उनके लिए मुश्किल कार्य नहीं था कि कुछ गद्दार लोगों की वजह से, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि राम नारायण जिसने कि मीर कासिम के साथ धोखा किया था, चाहे बेशक मीर कासिम ने उसको बाद में सज़ा दी, लेकिन उसने अपने शासक के साथ गद्दारी की, और उस गद्दारी का फल देखो, मतलब उसको उस गद्दारी की वजह से अंग्रेज़ों को कितना मतलब आसान हो गया भारतीय शासकों को हराना और पराजित करना। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा जो बक्सर का युद्ध है, आज हम ये बक्सर का युद्ध का टॉपिक हमारा 1764 में बक्सर का युद्ध और 1765 ईस्वी की जो संधि थी, इलाहाबाद की संधि के नाम से थी। आज हमने इस पे चर्चा की, और ये टॉपिक आज हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। कल हम ये टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।